ऑलराइट, हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सेकंड स्फीयर के बारे में, दैट इज एटमॉस्फेयर। इसको स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं हमने अब तक क्या किया है। हम लोग स्टार्ट किया था हम लोगों ने जियोग्राफी, और जियोग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी की, राइट। सो फिजिकल जियोग्राफी में हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करे हैं। हम लोगों ने बेसिक कॉस्मोलॉजी कवर कर ली थी। कॉस्मोलॉजी में हम लोगों ने यूनिवर्स की स्टडी करी थोड़ी सी, एंड देन यूनिवर्स से हम लोगों ने गैलेक्सीज की स्टडी करी थी, एंड गैलेक्सी से देन हम लोग स्टार्स की स्टडी पे आए। इवेंचुअली हम लोगों ने अपना सोलर सिस्टम भी स्टडी किया। इवेंचुअली कॉस्मोलॉजी के बाद हम लोग मूव किए अर्थ की तरफ। अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। अर्थ के हम लोगों ने मूवमेंट्स के बारे में बात करी, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है वो कैसे हो रहा है। एंड देन फाइनली हम लोगों ने अर्थ के वेरियस एसोसिएटेड फिनोमिना की बात करी, जैसे सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करी हम लोगों ने, लूनर एक्लिप्स के बारे में बात करी। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी। इवेंचुअली हम लोग आए देन टुवर्ड दी स्फीयर्स ऑफ अर्थ के ऊपर। एंड स्फीयर्स में हम लोगों ने बेसिकली चार स्फीयर्स देखते हैं। फर्स्ट इज योर लिथोस्फीयर, जो अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। देन सेकंड इज योर एटमॉस्फेयर, जो हम आज कवर करना स्टार्ट करेंगे। एंड थर्ड इज योर हाइड्रोस्फीयर, जो कि हम एटमॉस्फेयर के बाद कवर करेंगे। फाइनली जो है जहाँ पे तीनों स्फीयर्स मिलते हैं वहां पे एक और स्फीयर बनता है जिसे हम कहते हैं योर बायोस्फीयर। एंड ये बायोस्फीयर जो है ये हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। जब हम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक करेंगे वहां पे हम बायोस्फीयर को बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। सो अगेन, जिन्होंने लिथोस्फीयर अभी तक रिवाइज नहीं किया है प्रॉपरली, या जो सेशंस हैं वो नहीं देखे हैं, तो जाएं पहले वो सेशन देखें, देन इवेंचुअली सेशन के ऊपर आए। एंड दैट वे आप जो है एटमोसफेयर को ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। एनी विच वे, जो लोग इसे कवर कर चुके हैं, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एटमोसफेयर। नाउ एटमोसफेयर, इसे इस टर्म से आपको क्या समझ में आता है? अगेन इट्स अ ग्रीक originated term which is consisting of दो words called as atmos and sphere. So again, atmos का मतलब क्या होता है? वेपर होता है। वेपर का मतलब दैट मीन्स गैस, राइट। सो इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट इनवेलप ऑफ गैस या इन्वेलप ऑफ वेपर, जो क्या कर रहे हैं? जो हमारी अर्थ को सराउंड कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस जो आपके अर्थ के ऊपर आपको देखने मिलते हैं, और एक इन्वेलप जो है उसने हमारे अर्थ पे बना रखा है, इट इज कॉल्ड एज एटमोसफेयर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम एटमोसफेयर के जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें हम लोग इन वेरियस क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। फॉर इंस्टेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज एटमॉस्फेयर, क्या चीज है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, इज इट स्ट्रैटिफाइड, इफ यस व्हाई इट इज स्ट्रैटिफाइड, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग पहले सेशन में ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको एटमॉस्फेयर ऑलरेडी बता ही दिया कि एटमॉस्फेयर क्या है। इट इज इन्वेलप ऑफ गैस, जो कि क्या कर रहा है? अर्थ को इनगल्फ कर रहा है। एंड ये अलग अलग तरह की गैसेस हैं जिसके कारण हम लोग को एक राइट काइंड ऑफ आइडियल कंडीशंस मिलती है फॉर सर्वाइवल। अगेन, एटमॉस्फेयर जो है आपको ऑलमोस्ट हर प्लैनेट में आपको देखने को मिल जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट, इवन सन का भी एटमॉस्फेयर होता है, बट इसमें जो भी अलग अलग गैसेस की कॉम्पोजिशन होती है उससे उस पर्टिकुलर जो प्लैनेट है या फिर पर्टिकुलर स्टार है उसका नेचर देखने को मिलता है, राइट। जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे राइट काइंड ऑफ गैसेस जो है वो मिल जाती हैं आपको। देन यहाँ पे और बहुत सारे इस तरह के एटमॉस्फेरिक फिनोमिना मिलते हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ को सपोर्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, हम लोग को यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे वाटर साइकिल हो गया, आपको जियोकेमिकल साइकिल्स हो गई, या आपको कार्बन साइकिल है, इस तरह की बहुत सारी, नाइट्रोजन साइकिल है, बहुत सारी इस तरह की साइकिल्स देखने को मिलती है। देन आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो कहीं ना कहीं लाइफ को इंपॉर्टेंट बनाती है, हमारी लाइफ को जो है उसके सर्वाइवल को मेक श्योर करती है ऑन दी अर्थ। सो चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अगेन मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, इट्स एन एनवेलप ऑफ गैस। अगेन क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलती है जिससे लाइफ पॉसिबल है अर्थ में? फॉर इंस्टेंस, आपको ग्रीन हाउस देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक साइकिल्स देखने को मिलते हैं, ओजोन लेयर देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होगी, जो प्रेजेंट डे आप एटमॉस्फेयर देखते हैं हमारी अर्थ का, वो अगेन जब से अर्थ फॉर्म हुई है तब से इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिल रहा है। इट हैज इवॉल्व्ड along the geological time scale of the earth, मीन्स जिस तरह जियोलॉजिकली अर्थ इवॉल्व होती रही, या अर्थ ने अपना टाइम देखा, उसी के साथ जो ये एटमॉस्फेयर है वो इवॉल्व होता रहा। नाउ हम लोगों ने ये ऑलरेडी इन डेप्थ बात करी जब हमने एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करी थी, बट स्टिल एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ।
हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन को 3 एस्पेक्ट्स में स्टडी किया था। 3 एस्पेक्ट में स्टडी किया था। पहला जो था इट वाज द प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। जब अर्थ बनी थी तब इसके पास एक एटमॉस्फेयर था, बट दैट वाज प्रीमॉर्डियल इन नेचर, एंड प्रीमॉर्डियल मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट। इवेंचुअली क्या हुआ, ये प्री मॉडल एटमॉस्फेयर जो है ये इट वाज इजेक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ से जो है इजेक्ट हो गया था, उसके ग्रेविटी से बाहर निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ द सोलर विंड्स, and eventually then what happened, the secondary atmosphere came into being which was caused by a process called as degassing। अर्थ के अंदर से बहुत सारी गैसेस निकली और उन्होंने सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बनाया। मोस्टली इट वाज कंसिस्टेड ऑफ नाइट्रोजन, इट कंसिस्टेड ऑफ methane, it consisted of ammonia, it consisted of slightly, it consisted of oxygen, and it consisted of water vapors। eventually उसके बाद थर्ड एटमॉस्फेरिक एवोल्यूशन या थर्ड जो फेज हम लोग एटमॉस्फेयर एवोल्यूशन में देखते हैं, इट इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक लाइफ। ऑर्गेनिक लाइफ के कारण जो है व्हाट हैपेंड, ऑर्गेनिक लाइफ के कारण नाइट्रोजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुतायत में थी, कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली बिकेम लेस एंड ऑक्सीजन स्टार्टेड फ्लडिंग आवर एटमॉस्फेयर, एंड इससे जो है आज की जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है वो निकल के आती है। सो अगेन जिन्होंने ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर नहीं किया या इसको और डिटेल में जानना चाहते हो, आप जाके दोबारा हमारे पुराने सेशंस को देख सकते हो, एंड उसमें आपको ये बहुत डिटेल में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं। जो प्रेजेंट डे कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की वो किस तरह की है। अगेन हमारे अर्थ है मोस्टली जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, अराउंड 78% जो है आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है। देन अराउंड 21% के आसपास में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर लाइफ। एंड इवेंचुअली 1% के आसपास में आपको जो है बाकी गैसेस देखने को मिलती है, जिसमें आर्गन जो है इट फॉर्म्स द मोस्ट डोमिनेंट पार्ट, राइट। अराउंड 0.9% के आसपास में आर्गन है। देन 0.1% के आसपास में बाकी गैसेस हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगेन इस तरह से जो है आपको कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है, बट जैसे मैंने आपको बताया ये कॉम्पोजिशन इट हैज नॉट बीन स्टेबल। हर मतलब अर्थ के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में स्टेबल नहीं रही है, इट हैज बीन चेंजिंग। पुराने टाइम मैंने आपको बताया था प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, फिर सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, फिर थर्ड जो मैंने आपको बताया जो कि ऑर्गेनिक लाइफ ने इसको चेंज किया था, इसको इसमें एवोल्यूशन में और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाले थे। तो ये सारी चीजें जो है बताते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर जो है इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इसमें गैसेस की कॉम्पोजिशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं। बट अगेन दिस हैपेंस इन ह्यूज टाइम स्केल्स। सो ऐसा सच डरने की जरूरत नहीं है कि आपको आपके टाइम आपके लाइफ स्पैन में ये सब होने वाला है, बट इट कैन हैपन आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसर्न, देखिए मैं बोलूंगा कि एटमॉस्फेयर जो है इट इज नॉट होमोजीनियस। हर जगह जो है आपको होमोजेनिटी नहीं देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रेगुलर फॉलो कर रहे हैं सेशंस को वो बताएंगे कि व्हाई इट इज लेयर्ड, ये इस तरह की लेयरिंग क्यों हुई होगी, राइट। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस लेयरिंग? yes, the reason for the layering is because of the density differentiation। now what is density differentiation? आपको ऑलरेडी पता है density differentiation क्या हुआ। जो heavier gases थी वो अर्थ के जो ज्यादा नजदीक आ गई, अर्थ सरफेस के ज्यादा नजदीक है, एंड जो लाइटर गैसेस है वो आपको कंपैरेटिवली दूर मिलती हैं। सो नीचे के जो लेयर्स हैं अर्थ की, दे आर कंपैरेटिवली मोर और दे आर कंपैरेटिवली कंपोज्ड ऑफ हेवियर गैसेस देन लाइटर इस करके। सो दैट इज व्हाई नीचे वाली जो लेयर्स है दे आर द डेंसेस्ट लेयर जो है ये नीचे होती है, उसके बाद देन इट बिकम्स रेयर एंड धीरे धीरे जो है डेंसिटी कम होती रहती है, राइट। सो इससे क्या हुआ, अगेन बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन व्हाट हैपेंड, लाइटर गैसेस जो थी वो कहाँ पे चली गई, वो दे मूव्ड अप, एंड हेवियर गैसेस दे मूव्ड क्लोजर टू द सरफेस। एंड इस करके जो है हम लोगों को लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में। अगेन ये सारी जो है आपको यहाँ पे लेयर्स देखने को मिलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर मोस्ट लेयर दैट इज और नियरेस्ट टू द सरफेस लेयर कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर, then there is stratosphere, then third one is mesosphere, then is ionosphere, then is thermosphere, and finally is the exosphere। so चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इन स्ट्रक्चर्स के बारे में और इन लेयर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अगेन ये जो है आप देख सकते हो छोटा सा काइंड ऑफ डायग्राम है। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस, सो दिस इज योर सरफेस, एंड सरफेस से एंड गोज अप ऑल द वे टिल द स्पेस वेयर आवर एटमॉस्फेयर मीट्स द स्पेस। सो जो पहली लेयर आप देखते हो इट इज फ्रॉम 8 किलोमीटर्स टू 16 किलोमीटर, 16 to 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। सो ये जो है अगेन
you can consider this part as poles, right? So this is either north pole or south pole, and this is kind of equator, right? So इक्वेटोरियल साइड ये है आपकी एंड नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली साइड ये है आपकी. सो पहली जो लेयर है इट इज ट्रोपोस्फेयर, एंड आप यहाँ देख सकते हो दिस लेयर इज नॉट सेम इन पोल्स एज वेल एज इन इक्वेटर. एक ही जो है इसकी विड्थ आपको देखने को नहीं मिलती है, एक ही जिसकी हाइट देखने को नहीं मिलती, ऑल्टीट्यूड नहीं देखने को मिलता, बट इट वेरीज. इट पोल्स की तरफ जो है इट इज 8 किलोमीटर्स, and at the at equator वाली side it is around 16 to 18 kilometers. So ऐसा क्यों है दोस्तों? You'll have to give me the reasons for it. What could be the reason for it? चलिए मैं बता देता हूँ. What is the reason? First reason is because of the centrifugal force of the earth. Centrifugal force जो है it is maximum at the equator. Equator में it is maximum. So यहाँ पे क्या होता है? Because of that lot of gases जो है they are pulled towards this space. And that is why यहाँ पे जो है you find there is more and more width as far as the troposphere is concerned. Second जो है यहाँ पे it is what? It is because of the excess heating of the sun. यहाँ पे जो है सन की हीटिंग बहुत ज़्यादा है, इस करके जो गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती हैं, एंड दैट इज वाई दे राइज अप, कंपैरेटिवली ज़्यादा हाइट में राइज कर जाती हैं एज कंपेयर टू दी पोल. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे आपको जो हाइट है इट इज जो इक्वेटर की तरफ ट्रोपोस्फियर की हाइट है इट इज मच मोर एज कंपेयर टू दी पोल्स, राइट. सो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ट्रोपोस्फियर दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड इट इज द नियरेस्ट टू द सरफेस एंड इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे ज्यादा डेंस लेयर है, एंड ऑल दोज एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, सारे जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हैं यहीं पे होते देखते मिलते हैं आपको. एटमॉस्फेरिक फिनोमिना और ऑप्टिकल फिनोमिना जो भी आप देखते हो यहीं पे होने को देखने को मिलते हैं. एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जैसे कि आपकी वो साइकिल्स हैं, जैसे आपकी वाटर साइकिल होगी, नाइट्रोजन साइकिल, जो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं जैसे कार्बन साइकिल है, सारी आपको यहीं पे देखने को मिलती है, राइट. ऑप्टिकल फिनोमिना जैसे कि स्काई ब्लू अपीयर करता है वो यहीं पे करता है, एंड आपको जो डिलेड सनराइज डिलेड सनसेट देखने को मिलता है, जो रेनबोज देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी. सारे हाइड्रोलॉजिकल फिनोमिना यहीं पे देखने को मिलते हैं आपको. यहीं पे बादल बनते हैं एंड यहीं पे बारिश का आपको जो सिस्टम है वो सारा यहीं पे देखने को मिलेगा, राइट. सारे बादल जो है यहीं तक बनते हैं, इसके ऊपर लेयर्स में आपको बादल देखने को नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, मीन्स कंपेरेटिवली एब्सेंट होते हैं यहाँ पे क्लाउड्स इसके ऊपर. चलिए और यहाँ पे देखते हैं ट्रोपोस्फियर जो है, अगेन सिंस इट इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, आपको ये जान के बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे आप कि ऑलमोस्ट जो जितने ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में अगर हम मास की बात करें, एटमॉस्फेयर का अराउंड 56% ऑफ ऑल द मास ऑफ एटमॉस्फेयर वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है, राइट. डिस्पाइट हैविंग अदर लेयर्स आल्सो एंड विच गोज टू लॉट ऑफ ऑल्टीट्यूड, स्टिल 8 से 16 किलोमीटर के बीच में आपको जो है मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक मास देखने को मिल जाएगा. मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप 30 किलोमीटर से जाएंगे, बाय 30 किलोमीटर्स यू विल फाइंड 99% ऑफ ऑल द मास ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो यहीं पे मिल जाता है. इसके ऊपर जो है जनरली आपको बहुत लाइट गैसेस मिलती है विच डू नॉट कंपोज टू मच ऑफ एटमॉस्फेरिक मास, राइट. चलिए सो जैसे मैंने आपको बताया सारे जियो फिजिकल फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक, ऑप्टिकल फिनोमिना आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं. इसके अलावा आपको यहाँ पे और बहुत सारे एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे. फॉर इंस्टेंस सारे जो डस्ट आपके डस्ट है, ऑल दैट वेपर्स डस्ट आपको यहीं पे देखने को मिलती हैं. देन एज वी गो अप, जैसे हम लोग ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं तो व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है. किस तरह से डिक्रीज करता है? बाय 1 डिग्री पर 165 मीटर्स. दिस इज कॉल्ड एज द लैप्स रेट, राइट. सो इसको आपको याद रखना है. लैप्स रेट क्या होता है? एज वी गो अप वी फाइंड दैट टेम्परेचर टेंड्स टू रिड्यूस. टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, एंड ये टेम्परेचर पोल्स की तरफ जाता है अराउंड -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, एंड इक्वेटर की तरफ जो है ये -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास में चला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रोपोस्फियर. एंड उसके बाद जब हम लोग ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाते हैं तो देयर इज अ थिन लेयर, एक जो है बीच में थिन लेयर आती है विच इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज जो है वो क्या है? इट इज एक्चुअली अ बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. इसके बीच की जो है बाउंड्री है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जोन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब देखिए जैसे अभी क्या हो रहा था, एज वी वर गोइंग अप
what was happening? Temperature was reducing. But at tropopause what happens? Temperature, as we go up, temperature also starts increasing. So because of that हम जो tropopause है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं temperature inversion or the layer of temperature inversion, इसको हम बोल देते हैं. ठीक है जी. चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड लेयर के बारे में. सेकेंड लेयर जो है इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटोस्फियर. एंड ये जो लेयर है ये ट्रोपोपॉज से अराउंड 50 किलोमीटर तक ऊपर जाती है. फ्रॉम 18 आप यहाँ देख सकते हैं सरफेस से ऑलमोस्ट अराउंड 50 किलोमीटर ऊपर तक आपको ये लेयर मिलती है देखने को. एंड इस लेयर में जनरली कोई आपको क्लाउड्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे, कोई आपको विंड का फिनोमेना आपको ज्यादा देखने नहीं मिलता. अगेन यहाँ पे इट इज जो एयर होती है वो कंप्लीटली काम होती है, देयर इज नो टर्बुलेंस. एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ आपके जो जेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ आपके जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो यहीं पे उड़ रहे होते हैं. क्यों उड़ते हैं यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे कोई टर्बुलेंस नहीं होता है, इस करके कंपैरेटिवली सेफ फ्लाइट्स यहाँ पे कंडक्ट हो सकती हैं. सो मोस्टली आपको जो जेट एयरक्राफ्ट है वो 10,000 मीटर की हाइट में या 10 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर उड़ रहे होते हैं. राइट. एनीवेज अगेन ये आपने देखा भी होगा, अगर कई बार जैसे कोई एयर ट्रेवल कर रहा होता तो खिड़की के पास से फोटो खींच के भेजता है. राइट. इस तरह से खिड़की के पास से फोटो भेजेगा कि नीचे क्लाउड्स हैं, देखो मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मतलब आई एम अबव द क्लाउड्स एंड ऑल. सो नेक्स्ट टाइम आप ये बोल सकते हो उसको कि अबव द क्लाउड नहीं, दैट मीन्स यू आर आप स्ट्रेटोस्फेयर में घूम रहे हो एंड दिस इज द फिनोमेना. राइट. अपनी नॉलेज हट सकते हो ना. एनीवेज सो स्ट्रेटोस्फेयर में मोस्ट ऑफ आपकी जो फ्लाइट्स है वो यहाँ पे उड़ती हैं. प्लस यहाँ पे आपको बहुत ही कम वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम क्लाउडिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है, कंप्लीटली काम एयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. अगेन एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पे अराउंड 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे आपको यहाँ पे एक और लेयर देखने मिलती है विद इन स्ट्रेटोस्फेयर. एंड दिस इज द लेयर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन. राइट. यहाँ पे जो है ओजोन लेयर आपको देखने में मिलती है. इवेंचुअली यहाँ पे होता क्या है, जो ओजोन ऑक्सीजन है वो सन रेज सन की अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाती है कॉल्ड एज ओजोन. और ये ओजोन जो है इवेंचुअली क्या करता है, यूवी रेज को डिसिपेट कर देता है इनटू इंफ्रारेड रेज. एंड इससे क्या होता है, ये यूवी रेज इवेंचुअली दे कैन नॉट पेनिट्रेट टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं. एंड दैट इज वाई हम लोग लाइफ जो है इट इज पॉसिबल ऑन अर्थ. नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, जो यूवी रेज हैं, बिकॉज ऑफ यूवी रेज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इंफ्रारेड रेज, ये जो लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर, यहाँ पे एज वी गो अप टेम्परेचर जो है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन. सो अगेन यहाँ पे जो है लेयर एज वी विल मूव अप टुवर्ड द एल्टीट्यूड in stratosphere temperature keeps on increasing, and by the end of troposphere और by the end of stratosphere आपको जो है यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास में देखने को मिल जाते हैं. सो अगेन देयर इज एक्चुअली राइज ऑफ टेम्परेचर. ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ लैप्स रेट, बट इन स्ट्रेटोस्फेयर इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. राइट. सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपनी थर्ड लेयर की तरफ. दिस इज कॉल्ड एज मेसोस्फियर. Now as far as mesosphere is concerned, this is kind of a transitionary layer जो कि अराउंड 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में आपको देखने में मिलती है. यहाँ पे एज एन सच कुछ नहीं होता. दिस इज अगेन ट्रांजिशनल लेयर है. यहाँ पे आपको कोई इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने नहीं मिलता. ओनली थिंग इज कि जो मीटियोर्स या इस तरह के एस्ट्रॉइड यहाँ पे आते हैं, आउटर स्पेस से आते हैं, मोस्टली आपके मेसोस्फेयर तक आते आते बर्न हो जाते हैं. राइट. इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखने में मिलता. सो सिंस यहाँ पे देर इज नो फिनोमिना मेसोस्फेयर में, अगेन टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एंड बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ मेसोस्फेयर टेम्परेचर जो है वो अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है. राइट. सो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपनी फोर्थ लेयर की तरफ. दिस इज द लेयर ऑफ आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर का जो लेयर है, why it is called ionosphere, because this layer is composed of ions. यहाँ पे जो gases हैं वो charged form में मिलती हैं आपको. ये charge क्यों होती है? because of the continuous sun जो है, sun की continuous जो charge particles है वो यहाँ पे आके इस layer में interact करते हैं और यहाँ पे gases को क्या कर देते हैं, ionize कर देते हैं. इसलिए यहाँ पे ions बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं. that is why it is called as ionosphere. Again because of the excessive interaction of सन्स रेडिएशन, यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाते हैं. सो एज वी गो अप ऑन दी हाइट, या हम लोग जैसे जैसे आइनोस्फीयर में आगे ऊपर को मूव करते हैं, टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट. इट रीचेज अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ आइनोस्फीयर, राइट. सो आइनोस्फीयर में आपको एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है. मोस्टली जो सन के चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पोल्स में जाके ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं गैसेस के साथ. पोल्स में जाके इंटरेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे जो गैसेस है वो रेरिफाई जाती हैं, एंड इस करके जो रेडिएशन से वंस दे इंटरेक्ट विद द सन्स चार्ज पार्टिकल्स दे आल्सो इमिट रेडिएशंस, और ये रेडिएशन जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में इमिट करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में. और ये हमको जो है किस तरह से दिखता है, ये हमको इस तरह से ब्लू ग्रीन कर्टेन की तरह दिखता है, राइट. हमको इस तरह से ब्लू ग्रीन कर्टेन्स देखने में मिलते हैं. These are the light emitted by the gas particles after getting or after interacting with the sun's radiation. इस तरह के आपको ब्लू ग्रीन लाइट देखने में मिलती हैं. These are called as, हाँ जी, what are these called? These are called as auroras. ठीक है, ये they are called as auroras, and ये both नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में आपको देखने को मिलता है. Now again you need to understand how this particular phenomena works. अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, राइट, अर्थ इस तरह से, अर्थ का मैग्नेटिज्म सन के चार्ज पार्टिकल्स को पोल्स की तरफ खींचता है. सो मोस्ट ऑफ जो सन की चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज रेडिएशन है, वो किधर की तरफ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है. एंड पोल्स में जो है ये क्या करते हैं, आइनोस्फीयर में जाके इंटरेक्ट करती हैं. दैट इज वाई आपको यहाँ पे इस तरह के अरोराज देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे इस तरफ में, ठीक है नहीं. सो ये कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ पोल में आपको देखने को मिलेगा अराउंड द पार्ट्स ऑफ अलास्का, अपर पार्ट्स ऑफ अलास्का. देन उसके बाद अल्बर्टा सस्क्वेचुअन रीजन ऑफ कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा जो आपका लैब्राडोर वाला पार्ट है. देन आपको ग्रीनलैंड में बहुत सारा देखने को मिलता है, आइसलैंड में देखने को मिलेंगे, ऑल अलोंग आर्कटिक देखने को मिलते हैं, नॉर्वे. सो ऑल अलोंग ये 66 डिग्रीज वाला रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं अरोरास, राइट. इन नदरन हेमिस्फीयर, इन नदरन जो आपका साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अरोराज बोरेलिस. सो इसे हम बोरेलिस कहते हैं, अरोरस बोरेलिस, ठीक है जी. एंड इसको जो है आप अगेन आइसलैंड में बहुत अच्छे से विटनेस कर सकते हो. आइसलैंड में मैटर फैक्ट जो टूरिज्म, आइसलैंड का टूरिज्म वेरी मच डिपेंड्स अपॉन दी अरोराज लाइट्स, जो कि आपको नाइट स्काईज में देखने को मिल जाती हैं. एंड जनरली दे आर विजिबल इन द विंटर्स, इन द विंटर्स पार्ट ऑफ आइसलैंड, समवेयर अराउंड आपका सितंबर अक्टूबर के बाद टिल द टाइम ऑफ मार्च. इस टाइम तक आइसलैंड में जो है मिडनाइट सन का सॉरी आपका दैट फिनोमिना, दैट आपका कंप्लीट डार्कनेस वाला फिनोमिना चल रहा होता है. अराउंड 6 महीने जो है सन राइज नहीं करता है, एंड इस टाइम पे आपको ये फिनोमिना देखने को मिल जाते हैं, जो अरोरा लाइट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगी. सिमिलरली सदर्न साइड में कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दे आर कॉल्ड एज अरोराज ऑस्ट्रेलिस. तो ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं इसको. एंड ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑल लॉन्ग आपको एंटार्क्टिक देखने को मिल जाता है, पार्ट्स ऑफ योर सदर्न ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा पार्ट आपका तस्मेनिया न्यूजीलैंड वाला रीजन जो है वहां पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं. दैट्स व्हाई दे टिपिकली कॉल्ड एज अरोराज ऑस्ट्रेलिस, राइट. ये आपको कब देखने को मिलेंगे, ये आपको जनरली देखने को मिलते हैं अराउंड मार्च से सितंबर वाले रीजन में, जब यहाँ पे अगेन 6 महीने सूरज नहीं निकलता है, राइट, उस टाइम पे. सो ये आपको फिनोमिना, ये इस तरह के अरोराज वाला फिनोमिना आपको आइनोस्फीयर में देखने को मिलेगा. इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है, ये जो आइनोस्फीयर है इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग लेयर. ये क्या करती है, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है. नाउ जो आप सो कॉल्ड रेडियो ट्रांसमिशन देखते हैं, राइट, या रेडियो ट्रांसमिशन जो आप रेडियो सुनते हैं, बेसिकली आप एफएम सुनते हैं ना, 92.7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एफएम सुनते हैं आप. ये एफएम जो है ये आप देखेंगे कुछ ही दूर तक ये जो अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें भेज सकते हैं, और इनके जो जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं कुछ ही दूर तक इनकी फ्रीक्वेंसीज को ढूंढ पाते हैं. अब ऐसा क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय द आइनोस्फीयर. आइनोस्फीयर में क्या होता है, ये जो रेडियो स्टेशन है क्या करते हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में ये क्या करते हैं, ये रेडियो वेव सेंड करते हैं, और ये आइनोस्फीयर से टकरा के ये वापस अर्थ में आ जाती हैं, ठीक है जी. बट इनका जो स्फीयर है, जो डिस्टेंस है, वो कंपैरेटिवली कम होता है, एंड दैट इज वाई सिर्फ कुछ ही एरिया तक हम लोग इन फ्रीक्वेंसीज को भेज सकते हैं.
ठीक है। सो दैट इज वाई आपके जो रेडियोस हैं वो ज़्यादा दूर तक काम नहीं करते, इट इज़ बिकॉज वो उसके ट्रांसमिशन में सैटेलाइट्स का कोई काम नहीं होता, इट इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर। जबकि जो आपके टीवी ट्रांसमिशन हैं, टीवी ट्रांसमिशन जो है ऊपर हम सैटेलाइट्स में भेजते हैं जनरली, और ये सैटेलाइट जो हैं क्या करते हैं, इनको रिसीव करते हैं, इवेंचुअली इनको मॉड्यूलेट करते हैं, फिर इनको नीचे बीम करते हैं। जबकि आपका रेडियो ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आपने सुना होगा शॉर्ट वेव मॉड्यूलेशन, या फिर आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इनके बारे में सुना होगा। ये सारे क्या हैं, रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं, राइट। शॉर्ट वेव SW AM एंड FM, ये अगर आप नहीं देखे तो किसी रेडियो को उठा के देखिएगा, वहां पे आपको ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये आपका आइनोस्फीयर था। आइनोस्फीयर से फिर हम लोग आगे को मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड एज द थर्मोस्फीयर। और नाम ही आपको ये बता रहा होगा, थर्मोस्फीयर, थर्मो मीन्स हॉट या हाई ऑन टेम्परेचर। एज हम लोग इस पे ऊपर जाते हैं, आइनोस्फीयर के ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर जो है शार्पली राइज करने लग जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। टेम्परेचर अराउंड यहाँ पे 400 से 600 डिग्रीज के आसपास में पहुंच जाता है। ठीक है जी, अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास में जहाँ पे आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर में मिलती है, राइट। 100 किलोमीटर के आसपास में जो आइनोस्फीयर है वो थर्मोस्फीयर में पहुंच जाती है। एंड इसको जो है यहाँ पे एक लाइन होती है, एक लेयर होती है जिसे हम कार्बन लाइन कहते हैं। ठीक है जी, कार्बन लाइन कहते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड स्पेस, एंड इसके बाद जो है जनरली आपको स्पेस ही देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसी के बाद जो जो गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, थर्मोस्फेयर में बहुत कम गैसेज मिलती है, टेम्परेचर बहुत हाई जाते हैं। इवेंचुअली 400 किलोमीटर के बाद थर्मोस्फियर गिव्स वे टू दी अनदर लेयर कॉल्ड एज एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर तक आ जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री के आसपास में पहुंच जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड इसके ऊपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है कि नहीं। सो ये जो है आपका सारी लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो दो लेयर्स हैं जो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है वो मैंने नहीं बताई आपको। एक होती है आपकी ई लेयर एंड एक होती है आपकी एफ लेयर। उसके बारे में अभी आगे आपको बताया था। एक को हम लोग कहते हैं कैनली हैवीसाइड लेयर, और एक को हम लोग कहते हैं एपल्टन लेयर। जो कैनली हैवीसाइड लेयर होती है ये मीडियम वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, जबकि जो एपल्टन लेयर होती है वो शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है कि नहीं। सो इसी को हम आगे देखते हैं फटाफट से। ट्रोपोस्फेयर बताया मैंने आपको, जैसे लोअर मोस्ट डेंसेस्ट है, हाइट जो है वो पोल्स एंड इक्वेटर में वेरी करती है। मैंने आपको बता दिया क्यों, सारे वेदर फिनोमेना यहीं पे अकर करते हैं। लैप्स रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ट्रोपोपॉज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बाउंड्री जहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर वेरी काम एंड क्लियर एयर यहाँ पे देखते हैं, हाई स्पीड जेट फ्लाइट यहाँ पे होती हैं, नियर एब्सेंस ऑफ एनी वाटर वेपर्स एंड क्लाउड, यहाँ पे कोई क्लाउड देखने को नहीं मिलते ज्यादा। ओजोन लेयर मिलती है आपको, टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज होता है। मेसोस्फियर टेम्परेचर जो है हाइट के साथ फिर डिक्रीज होने लग जाता है। ट्रांजिशनल लेयर है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मिलती है, और यहाँ पे एज सच कुछ नहीं होता। मोस्टली यहाँ पे मीटियोर्स बर्न होते हैं, आपको दिख जाते हैं। जो मीटियोर्स यहाँ पे बर्न नहीं हो पाते तो जनरली जो है वो अर्थ पे पहुंच जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो आपके मीटियोर्स हैं वो यहीं पे बर्न होते हैं। फिर हम लोग आयनोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं। अगेन टेम्परेचर जो है वो अल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज करने लग जाता है। आयनोस्फीयर जो है अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लेयर्स आपको देखने में मिलती हैं, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करती है। जैसे मैंने आपको ई लेयर बताया, दिस इज कैनली हैवीसाइड लेयर, मीडियम रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। एफ लेयर जो है इट इज शॉर्ट रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, ऑल्सो कॉल्ड एज एपल्टन लेयर। ठीक है जी। सो यहाँ पे आयनोस्फीयर में मैंने आपको बताया आयनोस्फीयर में और आपका थर्मोस्फीयर की जो कहीं ना कहीं बाउंड्री में आपको अरोरास देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने थर्मोस्फीयर में लिख दिया, बट अगेन ये होते थर्मोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर की बाउंड्री में है, एंड दे आर जनरली इन दी आयनोस्फीयर। सो आयनोस्फीयर में आपको अरोरास देखने को मिलते हैं 100 किलोमीटर जहाँ पे बाउंड्री है बिटवीन आयनोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। यहाँ पे आपको कार्बन लाइन देखने को मिलती है, एंड अगेन ये जो है इट इज अ बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, राइट। ये देखिए आप अरोरास देख सकते हैं, दीज आर द ब्लू ग्रीन लाइट्स जो आपको देखने को मिलती हैं थ्रू आउट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इन एप्रोप्रिएट टाइम्स। ये आपको एप्रोप्रिएट टाइम्स आपको ऑलरेडी पता है, जब यहाँ पे जनरली आपका 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 सनसेट फिनोमेना चल रहा होता है, या जिम सिंपली जब यहाँ पे 6 महीने सनराइज नहीं होता है। अगर आप ये मिडनाइट सन के फिनोमेना को नहीं जानते हैं तो अगेन हम लोगों ने जब सीजन्स कवर किए थे उस टाइम पे मैंने आपको मिडनाइट सन फिनोमेना बताया था। जिनको नहीं समझ में आया तो आप जाके दोबारा उस सेशन को देख सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हो
वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह के ब्लू ग्रीन कर्टन की लाइट्स आपको देखने को मिलती है नाइट स्काई में, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट exciting as well as most you can say माइंड सेंटिलेटिंग फिनोमेना जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. इफ यू कैन, यू शुड, यू मस्ट गो टू आइसलैंड या इस जैसी जगहों में जाके यू शुड actually go and see these lights. There is a very good festival in Iceland, होता है ये फेस्टिवल जहाँ पे all of the world's good DJs they come and they meet at night, and ये लोग क्या करते हैं, इस तरह की डीजे नाइट्स होती हैं, बट यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं जलती. इट ऑल हैपन्स अंडर अरोरास. सो अगेन वन ऑफ द वंडरफुल फेस्टिवल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं. अगेन आइसलैंड इज नोन फॉर दिस अरोरास टूरिज्म एंड ऑल. उसके बाद फाइनली एक्सोस्फीयर की बात करी मैंने, अराउंड 700 किलोमीटर के ऊपर आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिल जाता है, 600-700 किलोमीटर के ऊपर. एंड यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, एंड इट इज़ लाइक अ लास्ट लेयर जहाँ पे ये हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस के साथ मर्ज कर जाता है. ठीक है. सो ये जो है आपकी डिफरेंट लेयर्स हैं एज फार एज एटमॉस्फेयर इज कंसर्न. सो देन हम लोग अपने दूसरे फिनोमेना की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज इंसुलेशन एंड हीट बजट. अब ये क्या चीज होती है इंसुलेशन एंड हीट बजट? देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसुलेशन के बारे में. इंसुलेशन जो है व्हाट इट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन. तो इन तीन वर्ड से बना हुआ है इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. दैट मीन्स जो रेडिएशन सन से अर्थ तक पहुंच रही है इसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ठीक है जी. सो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है इट इज अराउंड 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट. इतने रेट में जो है ये एनर्जी हमारे पास तक पहुंच रही है. एंड ये जो है ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचती है हमारे पास, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. अगर दोस्तों आपको पता होगा कि जो हीट ट्रांसफर है वो तीन फॉर्म्स में होता है, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. सो जो सन से एनर्जी आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. अगेन जो लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है तो वो मुझे बताएंगे कि रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में क्या फर्क होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो रेडिएशन होता है मैं बताता हूँ. जो रेडिएशन है उसमें देर इज नो मटेरियल मीडियम, कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती हीट के ट्रांसफर के लिए. जो कंडक्शन है उसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, बट यहाँ पे मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो खुद मूव नहीं करते. जैसे अगर आप एक रॉड, आयरन रॉड को एक तरफ से हम आग लगाएं या एक तरफ से हम लोग उसे फायर में रख दें तो हीट जो है वो थोड़ी देर में आपके हाथ तक पहुंच जाएगी अगर आपने यहाँ से हाथ में पकड़ा हुआ है. बट यहाँ पे आयरन के पार्टिकल्स चल के आपके हाथ तक नहीं जाते हैं. सो यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है. फाइनली कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में भी मीडियम की जरूरत होती है, मटेरियल मीडियम की. बट यहाँ पे एक्चुअल में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट. फॉर इंस्टेंस पानी अगर आप गर्म कर रहे हैं, राइट, सो पानी गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी में नीचे जो है पानी जो हीट के पास है पानी वो क्या करता है, गर्म हो जाता है और गर्म होकर ऊपर उठ जाता है. ठंडा पानी जो है, ठंडे पानी के मॉलिक्यूल वो नीचे चले जाते हैं. सो इस तरह से गर्म है, इस तरह ठंडा. तो यहाँ पे इस तरह के आपको कन्वेक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, ठंडा पानी ऊपर उठ रहा है और गर्म पानी ऊपर उठता है, ठंडा पानी जो है नीचे उठता है. सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. ठीक है कि नहीं. हम लोग जो इंसोलेशन देखते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. हम लोगों को हीट जो है वो सन से अर्थ की तरफ आ रही है एट दिस रेट. अगेन अर्थ जो है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है. अर्थ जो है कुछ हीट को या कुछ जो सन की रेडिएशन है उसे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है, सरफेस में टकरा के जो है ये रेडिएशन वापस स्पेस में चली जाती है. इसको हम लोग बोलते हैं एल्बेडो. एल्बेडो इज व्हाट, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ऑन एवरेज हमारे पास एल्बेडो कितना है, कितना अर्थ जो है रिफ्लेक्ट कर देता है रेडिएशन, अराउंड 35% के आसपास में. सो 35%, अगर 100 यूनिट एनर्जी सन की हमारी अर्थ की तरफ आ रही है तो 35 जो है हमारी अर्थ से टकरा के सीधी बाहर निकल जाती है स्पेस में. ठीक है कि नहीं. सो इंसुलेशन जो है हमारी अर्थ में मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वेयर डू यू फाइंड मैक्सिमम इंसुलेशन. सो जहां पे सन की रेज मैक्सिमम पड़ रही होगी वहीं पे मैक्सिमम इंसुलेशन होगा. सिंपल सी बात है, अगेन कॉमन सेंस की बात है. सो कहाँ पे होगा, सब बोलोगे इक्वेटर के आसपास में, बट इक्वेटर के आसपास में नहीं होता है. इट इज एक्चुअली इन दी ट्रॉपिक्स. हाईएस्ट जो इंसुलेशन है वो आपको ट्रॉपिक्स में देखने में मिलता है. अगेन यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है आपकी अर्थ एंड सन की रेडिएशन जो है वो नो डाउट इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होती है. बट अगेन क्या होता है, इक्वेटर में बहुत सारे बादल होते हैं. इक्वेटर वाले रीजन में सिंस बहुत सारी सन की रेज बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो इससे क्या है, यहाँ पे
जो वाटर वेपर है बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, तो क्लाउड बन जाते हैं। एंड क्लाउड जो हैं दे आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ सनलाइट। तो बिकॉज ऑफ दैट सारे साल यहाँ पे क्लाउडिंग देखने को मिल जाती है आपको इक्वेटर वाली साइड में। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट इंसोलेशन यहाँ पे सारी बहुत ज्यादा मैक्सिमम नहीं पहुंचती है। जबकि ट्रॉपिक्स में जो आपकी क्लाउडिंग है वो आपको सिर्फ सीजन्स में देखने को मिलती है, इसी करके यहाँ पे आपको इंसोलेशन मैक्सिमम मिलेगा। सो इस तरह याद रख लेना दोस्तों, इंसोलेशन जो है इट इज हाईएस्ट इन दी ट्रॉपिक्स। एंड पोल्स में आते आते इंसोलेशन इज लोएस्ट, क्यों? बिकॉज यहाँ पे सन की रेज जो है वो ऑब्लिकली पहुंचती हैं। एंड सिंस ये वाले रीजन में आपको बर्फ बहुत देखने को मिलती है, सन इज ऑल्सो आपका जो आई सेट इज ऑल्सो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन सनलाइट, इसको जो है यहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्शन होती हैं, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे पहुंचती है ओब्लिक, एंड ओब्लिक में ज्यादा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कम है बिकॉज सन की रेज जो है डायरेक्टली परपेंडिकुलरली पड़ रही है ऑन दी ट्रॉपिक एज वेल एज इक्वेटर। सो याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इंसोलेशन जो है इट इज मैक्सिमम इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा मिलती है, उसके बाद आपको मिलती है टुवर्ड्स इक्वेटर में, एंड देन इट इज टुवर्ड्स दी पोल्स, पोल्स में सबसे कम होती है, ठीक है। देन ये जो इंसोलेशन आ रही है, अर्थ की रेडिएशन आती है, ये जो है इट इज एक्चुअली शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन मींस यहाँ पे जो भी वेव्स, रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सन की रेडिएशन बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये रेडिएशन में क्या होता है? वेव्स मींस इनका वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। अब अगर आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। वेवलेंथ जो है वो होती है, अभी आपकी जो रेडिएशन है वो इस तरह से मूव करती है। वेवलेंथ क्या होती है? वो आपकी दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस है, राइट, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिस्टेंस है, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी जो है इस तरह के क्रेस्ट एंड ट्रफ्स एक पर्टिकुलर इंटरवल में बन रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक सेकंड में कितने जो है क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। सो जो रेडिएशन सन से आती है जनरली वो क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ आपकी रेडिएशन होती है, ठीक है। दैट मीन्स इनकी रेडिएशन जो है कंपैरेटिवली शॉर्ट होगी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है कि नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए या शॉर्ट वेव्स के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। अभी बताऊंगा इसका आगे क्या महत्व है। ओके, अंडरस्टूड। इंसुलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। फिर उसके बाद आता है हीट बजट। नाउ अगेन यहाँ पे इंसुलेशन की बात ही पे आते हैं। सन कंटिन्यूसली रेडिएशन डाल रहा है, रेडिएशन दे रहा है अर्थ को, अर्थ क्या कर रही है? कंटिन्यूसली ऑब्जॉर्व कर रही है, ठीक है कि नहीं। बट अगर ऐसे ही होता रहेगा, कंटिन्यूसली रेडिएशन आती रहेगी, कंटिन्यूसली अर्थ एब्जॉर्व करती रहेगी, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है जी। एंड इतना इंक्रीज करता है कि हम लोग खड़े खड़े बॉयल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जो अर्थ है वो नो डाउट रेडिएशन कंटिन्यूसली अब्सॉर्ब करती है, बट अगेन वो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट भी करती है। ये रेडिएशन का जो इमिशन होता है और ये रेडिएशन जो इनकमिंग है, जो इंसोलेशन आ रही है अपने को और जो अर्थ रेडिएट बैक कर रही है, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये जो है इट इज इन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम में है, एक बैलेंस में है। और इसी बैलेंस के कारण अर्थ जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करती है। कितना है कांस्टेंट टेम्परेचर? अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, ठीक है कि नहीं। अगर कंटिन्यूसली लेती रहती और कुछ भी इमिट बैक नहीं करती तो ये टेम्परेचर लाइक एन ऑलमोस्ट जो है वो 1000 2000 3000 डिग्रीज के आसपास में होना था, उबलना था हम लोगों ने यहाँ पे। बट और अगर ये सारी रेडिएशन, चलो ये छोड़ ही दो इसको, इस टॉपिक को। इतना याद रखो, अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं? बैलेंस में हैं। सो इनकमिंग बैलेंस, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इनकमिंग रेडिएशन एंड आउटगोइंग रेडिएशन, और इसी को हम लोग हीट बजट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। इस हीट बजट को मैं इस छोटे से डायग्राम के साथ दिखाना चाहूंगा। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इससे मैं बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज योर अर्थ, ठीक है कि नहीं। अलग रंग में दिखाते हैं, चलो छोड़ दो इसको, लाल रंग बहुत हो गया। हम लोग अर्थ को किस रंग से दिखाएंगे? हम लोग अर्थ को दिखाते हैं, लेट अस गिव हिम ब्लैक कलर। So this is your earth. Okay. Now let us take insolation. ये क्या आ रही है? और इसके सॉरी इसके ऊपर मैंने एटमॉस्फेयर तो दिखाया नहीं, ब्लू से एटमॉस्फेयर दिखा देते हैं। Let us take this as your atmosphere. So this is what? This is atmosphere. I hope this is clear to you people. Then उसके बाद मूव करते हैं, let us now talk about this is the radiation coming. Let us say this is insolation. ठीक है ना, ये इंसुलेशन आ रही है,
और ये इंसुलेशन को हम लोग मान लेते हैं 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इंसुलेशन आती है। तो ये इंसुलेशन आई, ये क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया कौन सी इंसुलेशन है, दिस इज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो शॉर्ट वेव जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, फ्रॉम आवर एटमोस्फेयर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट मीन्स कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ऑलमोस्ट जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। लेट अस अज्यूम 14 यूनिट्स इसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है कि नहीं, 14 यूनिट एब्जॉर्ब कर दिया। एंड मैंने एल्बेडो कितना बताया था आपको, एल्बेडो बताया था मैंने 35%। सो जो 100 यूनिट्स आ रही है उसका अराउंड कितना, 35 यूनिट तो सीधे सीधे बाहर ही निकल गया, निकल गया कि नहीं, इट इज एल्बेडो। देन 14 यूनिट जो है वो किसने एब्जॉर्ब करा, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर दिया, दिस इज एटमॉस्फेयर। तब कितना यूनिट बचा, कितना यूनिट बचा बॉस, इट इज 51 यूनिट, है कि नहीं। 51 यूनिट जो है वो अर्थ में गया, इस अर्थ से जब ये 51 यूनिट आया इस पे, तो अर्थ क्या होगी, अर्थ होगी हीट, होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि कंटिन्यूस रेडिएशन आ रही है, ऑब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, हीट गेन करेगी। हीट गेन करेगी तो क्या होगा, देन उसके बाद हीट गेन होने के बाद काफी देर तक हीट जो है वो गेन करेगी, उसके बाद अर्थ क्या करेगी, इसी हीट को वापस इमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये क्या करेगी, गिव आउट करेगी या फिर रेडिएट बैक करेगी। बट अब एटमॉस्फेयर का क्या फंडा है, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये क्या है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है। लॉन्ग वेव मीन्स इसकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा हाई है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो इस तरह की रेडिएशन के लिए कंपैरेटिवली ओपेक है। सो ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ इस रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। अराउंड 34 यूनिट्स के आसपास में इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। सो कितने यूनिट इसने वापस भेजी, 51 यूनिट्स ही आए थे, 51 यूनिट्स इसने वापस भेज दी। अब कितने यूनिट बच गए, अराउंड 17 यूनिट्स बचे ना। तो 17 यूनिट जो है वो कहाँ चले गए, वो वापस बाहर चले गए, ठीक है कि नहीं, 17 यूनिट्स बाहर चले गए। एंड अर्थ पे कितने बचे इन टोटल, 34 एंड 14, 48 यूनिट्स के आसपास में बच गया। ये 48 यूनिट्स जो हैं इवेंचुअली ये भी धीरे धीरे रेडिएट बैक कर जाते हैं आउट ऑफ योर एटमोस्फियर। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना इनकमिंग आ रहा है, जितना इनकमिंग आ रहा है 34 प्लस 48 उतना ही आउटगोइंग हो रही है। इनकमिंग आ रही है 100 यूनिट्स, आउटगो हो रही है 35 प्लस 48 प्लस 17 अगेन 100 यूनिट्स। तो दिस इज कॉल्ड एज योर हीट बजट, ठीक है। जितना इंसोलेशन आता है उतना ही रेडिएशन वापस एटमॉस्फेयर में चले जाता है, अंडरस्टूड। चलो अब यहाँ पे एक और फिनोमेना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है। एटमॉस्फेयर ये जो 34 यूनिट्स हैं इनको क्या करता है, दोबारा अर्थ पे वापस भेज देता है, ठीक है। ये अर्थ से टकराते हैं, अर्थ को थोड़ा गर्म करती है, देन अर्थ दोबारा इसे रेडिएट बैक करती है, एंड देन दोबारा क्या करती है, थोड़ा सा बाहर निकलता है, थोड़ा सा अगेन दोबारा क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में भेज देती है, अपने सर पे अर्थ में जो है वापस भेज देती है। इस तरह से जो है इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। क्योंकि कंटिन्यूसली जो हीट अर्थ से निकल रही है, रेडिएशन अर्थ से निकलती है, उसको अर्थ में वापस भेज देता है, सो दैट हम लोग एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तभी हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इस तरह से अर्थ हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर ओपेक नहीं होता, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, हमारे जो जो रेडिएशन है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो ट्रैप नहीं रहती, ऊपर चली जाती है, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती, एंड इस करके हमारा एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होना था। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर बीइंग ओपेक टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है एंड बड़े देर के बाद जो है बाहर निकलती है। बट वही रूल स्टैंड होता है कि 100 यूनिट्स आते हैं, 100 यूनिट्स चले जाते हैं वापस, ठीक है कि नहीं। बट एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये अलग अलग गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करती है, मिथेन ये प्रोड्यूस करती है, वाटर वेपर्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल जो है ये लेयर्स, ये जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का या ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर हीट बजट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। इससे पहले जो हमने किया इंसुलेशन, आई होप दैट इज क्लियर टू यू पीपल। देन मूविंग फॉरवर्ड टू समथिंग कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। अब ध्यान से सुनो क्या होता है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है कि नहीं, ये आपके क्या हैं दोनों, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन और कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड देन दिस इज इक्वेटर, है कि नहीं। अब मोस्ट ऑफ जो सोलर रेडिएशन है वो यहाँ पे इंसिडेंट है ज्यादा, दोबारा लाल बना देते हैं इसको। मोस्ट ऑफ जो सोलर रेडिएशन है वो यहाँ पे इंसिडेंट है, जबकि यहाँ पे ओब्लिक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है। सो यहाँ ये वाला पोर्शन टिल 40 डिग्रीज वाला पोर्शन, 0 से 40 डिग्रीज नॉर्थ, 40 डिग्रीज साउथ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रेडिएशन है वो एक्चुअल में क्या है, सरप्लस रेडिएशन। सन की जो इंसुलेशन है वो सरप्लस है कि नहीं। और 40 से ऊपर जो है ये क्या है, इनसफिशिएंट है, ठीक है जी, इनसफिशिएंट है। 40 से 40 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक एंड 40 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ तक ये इनसफिशिएंट है। सो ये क्या है, अगेन यहाँ पे देयर इज एन इम्बैलेंस, लैटिट्यूडनल इम्बैलेंस है, 40 डिग्री तक ज्यादा है एंड यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली कम है, इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस। पर अर्थ के पास जो है हमारे नेचर में अगेन इसको भी रेक्टिफाई करने का मैकेनिज्म अवेलेबल है, ठीक है। और अर्थ इसको किस तरह से रेक्टिफाई करती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट बैलेंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल इंजन। हम लोगों के पास थर्मल इंजन है, ये इंजन क्या करते हैं, एक्सेसिव हीट, ये एक्सेसिव हीट जो आप लोग 0 से 40 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में एक्सेसिव हीट देखते हो, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करती है, 40 डिग्रीज नॉर्थ से 40 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में ट्रांसफर करती है, ठीक है, हाइयर लैटिट्यूड में। फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हाइयर लैटिट्यूड्स ये हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल इंजन। मैं बताऊंगा अभी क्या चीज होती है, ठीक है। आप इस हीट बैलेंस को दोबारा, इसका एक डायग्राम है मेरे पास, आप इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो। जो चीज मैंने आपको अर्थ बना के दिखाई वही चीज आप यहाँ पे नॉर्मल डायग्राम्स में भी देख सकते हो। ये देखो नॉर्मल डायग्राम फ्रॉम 40 डिग्रीज, ये लैटिट्यूड है आपके 40 डिग्रीज टू 40 डिग्रीज नॉर्थ साउथ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एनर्जी है वो बहुत सरप्लस है, इट इज टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स मैक्सिमाइज कर जाती है एंड देन इक्वेटर, एंड यहाँ पे आपको सरप्लस एनर्जी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एनर्जी डेफिसिट, इस साइड में आपको डेफिसिट है फ्रॉम 40 डिग्रीज लैटिट्यूड टू 90 डिग्रीज, ठीक है। होप दैट इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। इसको जैसे मैंने आपको बताया अगेन कैसे अर्थ जो है इस इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ थर्मल इंजन। हम लोगों के पास थर्मल इंजन है और ये थर्मल इंजन क्या करते हैं, हीट को सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया तक लेके जाते हैं। और ये दो आपके पास जो इंजन हैं दे आर, फर्स्ट इज विंड्स एंड सेकेंड इज ओशियन करंट्स। ये हम लोग जो है अब देखेंगे, विंड्स हम लोग बात करेंगे अभी एटमॉस्फेयर में, ओशियन करंट्स हम लोग बात करेंगे कब, जब हम हाइड्रोस्फीयर कर रहे होंगे। विंड्स जो है वो क्या करती हैं, वो हीट को सरप्लस एरिया से लेके जाती है किधर की तरफ, वो लेके जाती हैं डेफिसिट एरियाज की तरफ, ठीक है जी, अंडरस्टूड। सो अभी हम हिंट्स के ऊपर दोबारा आएंगे, बट दैट इज इट इस फिनोमिना के लिए। फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इनटू अनदर फिनोमिना कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ, बट अभी हम थोड़ा सा और डीप में करते हैं इसको। टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे मैंने आपको बताया, ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड में, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, वो डिक्लाइन करने लग जाता है बाय द रेट ऑफ 1 डिग्री एवरी 165 मीटर्स, है कि नहीं। बट कई कई बारी क्या होता है, जैसे जैसे हम लेयर्स में ऊपर बढ़ते हैं, कई कई बारी क्या होता है, हम जब एक लेयर से दूसरी लेयर जाते हैं तो क्या होनी चाहिए, दिस इज वार्म, दिस इज कोल्ड एंड दिस इज इवन मोर कोल्डर। सो ऐसे जब हम ऊपर जाते हैं कई कई बारी क्या होता है, ये जो बीच की लेयर है अगेन ये क्या होती है, नीचे वाली लेयर कोल्ड हो जाती है, ऊपर वाली लेयर फिर वार्म रह जाती है एंड इसके ऊपर लेयर कोल्डर लिख दो आप। सो अगेन हुआ क्या, एज वी गो अप टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, बट कई कई बारी ये बीच में जो लेयर्स हैं ये क्या हो जाती हैं, ये वार्म रह जाती हैं और इससे जो है टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। इट मींस जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक्चुअल में टेम्परेचर इंक्रीज होने का फिनोमेना देख रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। ये कब होता है आपके पास, ये जब कुछ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं तभी ये चीज ये पॉसिबल होती है। जैसे कि ये जनरली कब होता है, आपका विंटर्स की नाइट्स में होगा, जब बिल्कुल क्लाउड नहीं होते हैं, तब आपको इस तरह के टेम्परेचर इन्वर्जन देखने में मिलते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए दिस इज अर्थ, अर्थ के जो ये नीचे लोअर लेयर्स हैं, उसके बाद थोड़ी ऊपर और लेयर्स, इस तरह की लेयर्स हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। सो विंटर्स नाइट्स में क्या होता है, अगेन
अलग लेवल कलर्स दिखाएंगे। लेट अस टेक पिंक कलर। सो अगेन इस टाइम पे क्या होता है, जनरली नाइट्स में होता है फिनोमिना। नाइट्स में जब बिल्कुल काम मीन्स बहुत ज़्यादा विंड नहीं चल रही है, उस टाइम पे देखने को मिलेगा काम। एंड यहाँ पे क्लाउडलेस होना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों। एंड अभी जनरली विंटर की नाइट्स होती है तब होता है। इसमें क्या होता है, अर्थ जो है इन रातों में क्या करते हैं, क्विकली रेडिएट कर देती है अपनी हीट को, जो है लोअर एटमॉस्फेयर से अपर एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देती है, और ये हीट जो है अपर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। अपर एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने से अगेन जब आप नीचे वाली जो हीट है वो ऊपर चलेगी, तो नीचे जो है क्या हो गया, ये कोल्ड हो गया, ये कंपैरेटिवली कोल्ड हो गया, ये रीजन कोल्ड हो जाता है। एंड ये रीजन कंपैरेटिवली क्या हो गया, आपका वार्म हो गया। सो इस तरह जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमको कोल्ड से वार्म दिखता है, जबकि एक्चुअली ये कोल्ड से और कोल्ड होना चाहिए था। सो इसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोल देते हैं। ये कब होगा, अगर देखो विंड चल रही होगी, विंड नहीं चलनी चाहिए, जैसे मैंने बताया ना 3-4 इसके आपको मैंने वो बताया कि क्या इसके किस टाइम पे होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे स्काई क्लियर होना चाहिए, विंड नहीं होनी चाहिए, कोई क्लाउडिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब विंड होगी तो क्या होगा, ये विंड जो है ये हीट को और डेसिपेट कर देगी, ये हीट को ऊपर जाने ही नहीं देगी, यहाँ पे ट्रैप होने नहीं देगी। विंड जो है इसको उठा के हीट को कहीं और ले जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्लाउड्स हैं, ठीक है जी, अगर यहाँ पे क्लाउड्स हैं तो क्या होगा, ये क्लाउड जो है यहाँ पे अगर इस तरह क्लाउड आप देखोगे तो क्लाउड क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर देते हैं और हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, हीट को जो है वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे तो अगेन ये एरिया क्या होगा, स्टिल वार्म रह जाएगा एंड हीट ऊपर नहीं जाएगी, क्विक ट्रांसमिशन ऑफ हीट नहीं होगा टू दी हायर लेयर्स, एंड इस करके अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। सो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ फिनोमिना या कोई कुछ कंडीशंस होनी चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन को होने के लिए। देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना। हाँ, आपको माउंटेन रीजन में बहुत कॉमनली टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना देखने में मिलता है, स्पेशली आपको वैली रीजन में। होता क्या है, जो आपके माउंटेन टॉप्स होते हैं, ये माउंटेन टॉप्स हैं, ये वैली रीजन है आपका, दिस इज वैली, ऊपर ये जो है माउंटेन टॉप है। देखो दिन में क्या होता है, माउंटेन टॉप जल्दी तप जाता है, गर्म हो जाता है, बट जैसे ही आपका नाइट टाइम आता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, ये कूल हो जाता है बहुत जल्दी, और इसके ऊपर की जो हवाएं हैं वो भी कूल हो जाएंगी, इसके ऊपर की हवा जो है वो कूल हो जाती है। और कूल एयर हमेशा क्या होती है, भारी होती है, डेंस होती है, याद रखना है ना। सो बट वैली जो है वो अभी भी तपरी होती है, वैली जो है कंपैरेटिवली अभी भी वार्म होती है, वार्म होने के कारण यहाँ की जो हवा होती है इसके ऊपर की वो गर्म होती है, और गर्म होके ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ गई, और आसपास की जो ठंडी हवा है, जो टॉप्स की ठंडी हवा है, वो क्या होगी, वो नीचे सिंक कर जाती है। नीचे सिंक करने में कई बार क्या होगा, यहाँ पे कंपैरेटिवली वार्म हवा है और यहाँ पे कंपैरेटिवली कोल्ड हवा है, सो इस करके आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना देखने को मिल जाता है। कई बार क्या होता है, कई बार ये ठंडी हवा और ये गर्म हवा इंटरैक्ट कर जाती है। जब ठंडी हवा गर्म हवा इंटरैक्ट करती है तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्लाउडिंग बन जाते हैं, फॉग्स बन जाती हैं। ठीक है जी, इस तरह की फॉग्स बन जाती हैं, और ये फॉग्स जब जनरली आप माउंटेन टॉप में कभी घूमने गए होंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होटल में खड़े हो, तो होटल में बालकनी खड़े होकर सुबह देखते हो, अरे बॉस यहाँ पे आपको इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है, बुरी वैली देखो इस तरह क्लाउड से कवर ढकी होती है। तो क्लाउड नहीं, काइंड ऑफ फॉग है। क्यों बना, बिकॉज ठंडी हवा गर्म हवा मिक्स होगी। ठीक है, यानी इसी के लिए, इसी सीन के लिए आप होटल वालों को महंगे पैसे देते हैं। ठीक है कि नहीं। सो आप नहीं दोगे, अब आपको पता चल गया फिनोमेना क्या है। ठीक है कि नहीं। सो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये टेम्परेचर इन्वर्जन को हम लोग माउंटेनियस एरिया में कहते हैं एयर ड्रेनेज। अंडरस्टूड, एयर ड्रेनेज कहते हैं इसको। एंड इसके बाद ये टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमेना जो है, जिससे यू कैन सी स्मोक, जो विंटर्स में जो सिटीज होती हैं उनमें स्मोक का भी कारण कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर इन्वर्जन का ही फिनोमेना होता है। अगर आप जैसे दिल्ली में बात करते हैं ना, दिल्ली में कि विंटर्स के टाइम पे अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के टाइम पे फॉग्स बन जाती हैं और यहाँ पे स्मोक वाली कंडीशन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमेना भी इसी का रीजन है, इसी वन ऑफ द रीजन है। होता क्या, देखो सेम वही चीज होना इस तरह से चाहिए, वार्म एयर है, ऊपर कोल्ड एयर होनी चाहिए। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी सिटी पोल्यूटेंट्स निकाल रही है, जैसे आपकी गाड़ियों का पोल्यूशन है कि नहीं, गाड़ियों का पोल्यूशन है या फिर फैक्ट्री से निकलता पोल्यूशन है, वो क्या होगा, गर्म हवा वो साथ साथ में ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले लेयर्स में चला जाता है, और जो सिटी का एटमॉस्फेयर है उसमें क्लॉग नहीं होता है। बट
कई कई बारी जब विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना हो रखा होता है, नीचे कोल्ड हवा होती है, ऊपर वार्म हवा होती है। जब इस तरह की आपकी गाड़ियों से निकलता धुआं या आपका जो इंडस्ट्री से निकलता धुआं है वो जब ठंडी से ऊपर वार्म वाले की तरफ जाता है तो ये ट्रैप की तरह काम करता है। इट एक्ट्स अ ट्रैप। बीच की जो इंटरमीडिएट वार्म लेयर है वो ट्रैप की तरह काम करती है, और ये क्या करती है, ये जो सारे पोल्यूटेंट्स हैं इनको नीचे ही ट्रैप कर लेती है। इस करके सारी सिटी में इस तरह की स्मोक लाइक कंडीशंस हो जाती हैं। स्मोक इज व्हाट, इट इज फॉग लाइक कंडीशंस प्लस स्मोक, इसकी कंडीशंस हो जाती हैं। तो दैट इज व्हाई टेम्परेचर इन्वर्जन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड। ये फिनोमिना आपको समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, कई बार पेपरों में पूछा भी जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, पूछना भी चाहिए इसको। अंडरस्टूड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर फटाफट से। लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर सिस्टम्स एंड विंड के बारे में। और मैं यहाँ पे आपको ग्लोबल विंड सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले इस चीज में बढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। नाउ जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम ही बता रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर डाल रहा है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर पाता है। अब देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, है कि नहीं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करेंगे, ऊपर जो गैस, ऊपर वाली जो अपर लेयर्स हैं उनमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो जो नीचे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या डालेंगे, भार डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है जी, ये प्रेशर डाल रहे हैं एंड इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल, जो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये प्रेशर डालते हैं लोअर लेयर्स पे, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट करता है, जैसे इट इज इफेक्टेड बाय ऑल्टीट्यूड। कौन से ऑल्टीट्यूड में है उसमें भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है। जनरली हम इसे बार से दिखाते हैं, ठीक है, इतने मिली बार, इतने मिली बार इसके अंदर प्रेशर है। देन इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर से भी प्रेशर इफेक्ट होता है, एंड ऑल्सो बाय द अर्थ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना, दो इंपॉर्टेंट आपको जो लिंक्स जानने की जरूरत है वो है एज फार एज जोग्राफिकल स्टैंड पॉइंट इज कंसर्न, एंड एज फार एज आपका दैट ग्लोबल प्रेशर विंड प्रेशर सिस्टम है या विंड सिस्टम इज कंसर्न। ये दो आपको रिलेशनशिप जानने हैं, रिलेशनशिप ऑफ एल्टीट्यूड विद प्रेशर। अब ऑल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, एज वी मूव अप हाइयर ऑल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ते हैं तो व्हाट हैपेंस, टेम्प जो आपका प्रेशर है वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज करता है। याद रखना है इसको, विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड प्रेशर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज नीचे की लेयर जो है कंपैरेटिवली डेंस है, ऊपर की लेयर्स कंपैरेटिवली लेस डेंस हैं, एंड टॉप की लेयर और ज्यादा लेस डेंस है। तो डेंसिटी जो है नीचे नीचे वाली लेयर्स में डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर वाले में कम होती है कंपैरेटिवली। तो जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में क्लाइंब करते हो प्रेशर जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। जैसे आप पहाड़ों में चढ़ते हो, आपको पता ही है पहाड़ों में चढ़ते हो व्हाट हैपेंस, आपके कान में वो पॉप की आवाज आती है। पॉप की आवाज क्यों आती है, बिकॉज या तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है। तो ऊपर जाते हुए जो है आपको इंक्रीज होता दिखता है तो आपके कान बंद होने लग जाते हैं, सॉरी खुलने लग जाते हैं, एंड जब आप नीचे को आते तो आ सकता है आपके कान बंद हो गए हैं। तो अगेन ये जो है इट इज व्हाट, एज वी इंक्रीज, एज वी गो हाई ऑन द ऑल्टीट्यूड, प्रेशर क्या करता है, वो आपका डिक्रीज कर जाता है। देन सेकेंड इज विद द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने की जरूरत है, इसको आपको, आप जैसे या तो याद करना चाहते हो याद कर लो, या अगर आपको रट्टा मारना रट्टा मार लो, या इसको समझना है समझ लो, बट ये आपको याद रखना। ठीक है जी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, गैस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर को क्या होगा। अगेन प्रेशर जो है, देखो ये जो है आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से प्रेरित होना पड़ेगा। जब हमने ऊपर लिड लगा रखी है, प्रेशर को क्लोज कर रखा है, ऊपर से वॉल्यूम को क्लोज कर रखा है, और अगर हम यहाँ पे गैस, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल बहुत फास्ट भागेंगे, बट ये एक्सपैंड नहीं कर सकते, ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रख रखा है, इसके वॉल्यूम को हमने कैप कर रखा है ना, ऊपर लिड लगा रखी है। तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था।
सो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है कि नहीं। टेम्परेचर क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा है तो। बट ये एक्चुअल में जो हम लोग एटमॉस्फेरिक फिनोमेना देखते हैं वहां पे तो हम लोग वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं करके रख सकते ना। वहां पे तो ऊपर ऐसा थोड़ा कि जमीन के ऊपर हमने वो एक ऐसे लिड सी लगा रखी है, ऐसे ढकनी नहीं लगा रखी हम लोगों ने, है कि नहीं। सो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मानते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। लेबोरेटरी लाइक एक्सपेरिमेंट में हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रख के अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है। बट एक्चुअलिटी में क्या होता है, देखिए एक्चुअलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, एक्चुअल में जब भी एटमॉस्फेयर में ये काम होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मे बी बिकॉज ऑफ सन रेज, एक्सट्रीम सन की हीटिंग से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं सरफेस के ऊपर, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो एनर्जी गेन करेंगे और वो क्या करेंगे, वो ऊपर उठ जाते हैं। गर्म होके कहाँ पे उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। अब जो अगर यहाँ पे 100 गैस के मॉलिक्यूल से अब कितने रह गए, मे बी 20 रह गए, क्योंकि बाकी सारे जो है हीट लेके ऊपर उड़ गए। तो जब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल कम हो गए तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए, प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो एंड ये गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज करेंगे तो क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये ठंडे होके मॉलिक्यूल थोड़ा आगे जाके डिस्टेंस में जाके बैठ जाएंगे, और जब ये ठंडे मॉलिक्यूल ऊपर गए ना, ऊपर जाके क्या होगी, इनकी एडियाबैटिक कूलिंग होगी, इसे हम कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग होगी इनकी, ठीक है कि नहीं। एडियाबैटिक कूलिंग होगी, एडियाबैटिक कूलिंग से क्या हुआ, ये ठंडे हो गए, और ठंडे होके कहाँ पे बैठे, नीचे बैठ गए थोड़ी दूर में जाके। अब यहाँ पे पहले ही जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे, और अपना 70-80 मॉलिक्यूल्स और आगे बैठ गए, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए। तो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने से क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया बट प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से कंप्लीट उल्टा हमें एक्चुअल एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, क्या होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाते हैं, और उस जगह में प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज होने से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ठंडे जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और प्रेशर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। ये जो है मैंने आपको सिर्फ लैब लाइक कंडीशन दिखाई कि जो मेरे स्टूडेंट साइंस उसके अपना केमिस्ट्री वाले उससे हैं, केमिस्ट्री वाले बैकग्राउंड से, वो बोलेंगे नहीं सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस इज द आइडियल, आपकी लेबोरेटरी कंडीशंस में ऐसा होता है, बट एक्चुअल एटमॉस्फेयर में इसका इन्वर्स होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ऊपर उठ जाते हैं। एंड देन टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, भारी हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इस करके प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अंडरस्टूड, बिल्कुल सही, अंडरस्टूड है, ठीक है जी। सो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं आज के लिए, दैट इज इट। इसको आप जो है थोड़ा याद करिए, कल हम लोग जो है विंड की तरफ आगे बढ़ेंगे, विंड्स देखेंगे, ग्लोबल विंड सिस्टम देखेंगे, और देन हम लोग ग्लोबल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड आपकी जो सीजनल रिवर्सल या फिर जो आपका सीजनल विंड्स हैं इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इन केस कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो डू लेट मी नो वाया व्हाट्सएप, और आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं।